नमस्कार मित्रों, सुप्रभातम। आज जो है हम इसी प्रकरण में संस्कृत व्याकरण में उत्तर से प्रश्न रचना का भाग 4 आज हम जो है यहाँ पे अध्ययन करेंगे। इसके पहले भाग 3 में हमने भाग 1 और भाग 2 में हमने जो है इसमें तथा नपुंसक लिंग को जाना था किम शब्द के रूप तथा प्रश्न निर्माण विधि में। और भाग 3 में जो है हमने क्या जाना था, जो है भाग 3 में हमने जाना था स्त्रीलिंग को प्रथमा से चतुर्थी विभक्ति तक। और जो है इस प्रश्न निर्माण विधि भाग 4 में हम जो है पंचमी से लेकर के सप्तमी तक का यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या देखना है मित्रों हमको कि पंचमी में विभक्ति में क्या होता है, अपादान से पृथक। अपादान से पृथक या अलग होने के अर्थ में। तो बोले अलग होने के अर्थ में अपादान से पृथक कैसे हुआ, तो बोले जिससे जब चीज़ें वस्तु अलग हो, जहाँ से वस्तु अलग हो, जिससे अलग हो, उसी में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा और जो उस वाक्य में अपादान कारक को माना जाएगा। तो बोले जैसे लताया पत्राणि पतंती। तो अब लताया पत्राणि पतंती किस प्रकार से होगा, तो बोले लता से पत्ते गिरते हैं। लताया पत्राणि पतंती, लता से पत्ते गिरते हैं। तो अब लताया की जगह क्या बन जाएगा, कस्याह काभ्याम। तो बोले कस्याह बन जाएगा। तो क्या हुआ प्रश्न हमारा, कस्याह पत्राणि पतंती। पत्ते किससे गिर रहे हैं, लता से, इसलिए यहाँ पे क्या होगी, पंचमी विभक्ति होगी। तो हम देखिए यहाँ पे पंचमी, षष्ठी तथा सप्तमी के तीनों के हमने जो है यहाँ पे रूप भी लिखे हुए हैं, आप इन्हें भी देख सकते हैं। कस्याह काभ्याम काभ्यौ, कस्याह कयोः काशाम, कस्याम कयोः काशौ। तो बोले इस प्रकार से अब दूसरा वाक्य हम देखेंगे, कस्याह पत्राणि पतंती। तो बोले लताभ्याम फलानि पतंती। अब देखेंगे कि अब ये लता का हमने जो बनाया था उसी प्रकार से पंचमी विभक्ति द्विवचन में जो है हमारा रूप जो बन रहा है। तो लताभ्याम फलानि पतंती, तो दो लताओं से फल गिरते हैं, है ना। पहला था लता या पत्राणि पतंती, लता से पत्ते गिरते हैं। दूसरा वाक्य हमारा क्या है कि दो लताओं से फल गिरते हैं। तो अभी लताभ्याम हो गया, तो बोले लताभ्याम की जगह क्या करेंगे हम, तो बोले कस्याह काभ्याम काभ्यो। तो क्या हो जाएगा, काभ्याम। तो आपको क्या करना है, पहले भी मैंने बताया था रूप में कि आपको एक पुल्लिंग का रूप याद हो, एक स्त्रीलिंग का याद हो, और किम शब्द में भी आपको दोनों रूप याद हो, तभी आप प्रश्न निर्माण कर पाएंगे। है संस्कृत बहुत इजी, बहुत सरल भाषा है मित्रों। संस्कृत जो है इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आपको सातों विभक्ति में 21 शब्द मात्र जो है दिमाग में बैठाने हैं। तो हमने क्या बनाया पंचमी विभक्ति कि कस्याह काभ्याम काभ्यौ, कस्याह पत्राणि पतंती एक प्रयोग बनाया। दूसरा क्या बनाया, काभ्याम फलानि पतंती। इसी प्रकार से तीसरा आप देखेंगे पंचमी विभक्ति बहुवचन आया हुआ है कि काभ्य पुष्पाणि पतंती। देखेंगे आप यहाँ पे क्या बना है प्रयोग, काभ्य पुष्पाणि पतंती। क्यों बना यहाँ पे, तो बोले लताभ्य पुष्पाणि पतंती। प्रयोग क्या था हमारा, लताभ्य पुष्पाणि पतंती। अब जो है लताभ्य किसकी जगह पे आएगा, काभ्य की जगह पे, या लताभ्य की जगह पे कौन सा प्रयोग करेंगे प्रश्न, हम काभ्य का प्रयोग करेंगे। तो लताभ्य पुष्पाणि पतंती, लताओं से पुष्प गिरते हैं। और लताओं से बहुत सारी लताएं हो जाएंगी, बहुत सारी लताएं हैं, और उनसे क्या है, गिर क्या रहे हैं, पुष्प गिर रहे हैं। तो लताओं की जगह हम क्या करेंगे यहाँ पे, काभ्य पुष्पाणि पतंती। इसी प्रकार से मित्रों हम जो है अगला षष्ठी विभक्ति का अध्ययन करेंगे। तो षष्ठी विभक्ति क्या होती है, संबंध कारक के प्रयोग में होती है। कारक में संस्कृत भाषा में कारकों में संबंध कारक को नहीं माना जाता है ना, लेकिन प्रयोग तो होगा, संबंध तो दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा प्रयोग, षष्ठी विभक्ति प्रथमा विभक्ति में सह मातुः आज्ञाम पालयति। अब आप देखेंगे यहाँ पे कस्याह कयोः काशाम हमारा जो रूप बना था षष्ठी विभक्ति, कस्याह कयोः काशाम, उसी का हमने यहाँ पे प्रयोग। तो सह कस्याः आज्ञाम पालयति, वह माँ की आज्ञा का पालन करता है। सह मातु, सह यानी वह, मातु की जगह क्या हो जाएगा,
कस्या आज्ञाम पालयति, वह माँ की आज्ञा का पालन करता है। अब आगे देखेंगे षष्ठी विभक्ति द्विवचन में, तौ वाटिकयोः मालाकारौ स्तः, तौ वाटिकयोः मालाकारौ स्तः, तो कस्या कयोः का शाम, तो क्या होगा यहाँ पे कि तौ कयोः मालाकारौ स्तः, अर्थ क्या था, वे दोनों दो वाटिकाओं के मालाकार हैं, यानी दो माली हैं, लेकिन वह माली जो है दो वाटिकाओं के हैं, यानी कि दो उद्यान दो बगीचे के जो है वह दोनों माली हैं। तो तौ, तो वे दोनों के लिए क्या प्रयोग किया गया था, तौ वाटिकयोः, तो संबंध किससे दर्शाया जा रहा, वाटिका से। किसका संबंध दर्शाया जा रहा, मालाकार यानी माली का, जो माला का निर्माण करता है। तो बोले माला का जो निर्माण कर रहा है उसमें षष्ठी का प्रयोग नहीं होगा, उसका जिससे संबंध दर्शाया जाए। आप यहाँ पे धीरे धीरे कारकों का भी अध्ययन करते जा रहे हैं। अभी आगे कारक को हमें और विस्तार से भी पढ़ना है। सामान्य रूप से कारक जो हम यहाँ पे पढ़ते भी जा रहे हैं साथ साथ में। तो बोले जिससे संबंध दर्शाया, संबंध मालाकारों का किससे है, वाटिका से। तो तौ कयोः, वाटिका व से संबंध है, तौ कयोः अर्थात वे दोनों का किससे संबंध है, वह दोनों किस वाटिका के मालाकार हैं। भाई प्रश्न जैसे उत्तर हमें मिला वे दोनों दो वाटिकाओं के मालाकार हैं, अगर हिंदी भाषा में भी हमें इसका प्रश्न बनाना हो तो आप क्या बनाएंगे, वे दोनों किन दो वाटिकाओं के या किस वाटिकाओं के किसके मालाकार हैं। तो तौ कयोः मालाकारौ स्तः। इसी प्रकार से षष्ठी विभक्ति बहुवचन में आप देखेंगे कि ते, अब यहाँ पे देखेंगे उत्तर क्या था, ते बालिकानां भ्रातरः सन्ति, वे बालिकाओं के भाई हैं, अर्थात बहुत सारी बालिकाएं हैं और जो है उनके भाई भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे इस वाक्य से ये लग रहा है हमें, तो यहाँ पे प्रश्न क्या बनेगा, वे किसके भाई हैं, तो वे बालिकाओं के भाई हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं वे किसके भाई हैं, बालिकाओं के भाई हैं। ते कासां भ्रातरः सन्ति, ते कासां भ्रातरः सन्ति। अब देखेंगे सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक आधारोधिकरणम, पहले भी बताया था मैंने कि जहाँ पे क्रिया का आधार सिद्ध हो जाए वहीं पे आपका सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक का प्रयोग होगा। तो सह पाठशालां पठन्ति, सह पाठशालां पठति, वह पाठशाला में पढ़ता है। कहाँ पढ़ रहा है वह, पाठशाला में पढ़ता है। तो क्या होगा, कस्याम, तो सह कस्याम पठति, यहाँ पे अब कुत्र क्या है, अव्यय होता है। कुछ अव्यय शब्द भी आगे पढ़ाऊंगा मैं। तो बोले कुत्र जो अव्यय शब्द है, सह कस्याम पठति, तो यहाँ पे हम एक वाक्य भी बना सकते हैं, सह कुत्र पठति, सह कस्याम पठति, सह कुत्र पठति, वह पाठशाला में पढ़ता है, वह कहाँ पढ़ता है। और सप्तमी विभक्ति के लिए कस्याम का भी प्रयोग हो सकता है, और कहाँ शब्द के लिए अगर अव्यय का प्रयोग करना चाहें तो यहाँ पे कुत्र का भी प्रयोग हो सकता है। तो सह कुत्र पठति भी होगा और सह कस्याम पठति होगा। कस्याम जो है आपके शब्द रूप के आधार पर जो है हो जाएगा, और जो है कुत्र आपका अव्यय के आधार पर हो जाएगा। चलिए सप्तमी विभक्ति द्विवचन को हम देखेंगे यहाँ पे कि ते कक्षयोः पठन्ति। अब देखिए उत्तर हमारे पास क्या है कि ते कक्षयोः पठन्ति, ते कक्षयोः पठन्ति अर्थात वे सभी दो कक्षाओं में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं, वे सभी दो कक्षाओं में पढ़ रहे हैं, दो कक्षा हैं। तो बोले ते कुत्र पठन्ति, ते कयोः पठन्ति। उसी प्रकार से जैसे कस्याम बन रहा था हमारा, उसी तरह यहाँ पे कयोः का भी प्रयोग किया जा सकता है कि ते कुत्र पठन्ति, वे सभी कहाँ पढ़ते हैं, तो वे सभी कयोः पठन्ति अर्थात वे सभी कहाँ पढ़ते हैं। दोनों वाक्य सही है, ते कुत्र पठन्ति, ते कयोः पठन्ति, दोनों वाक्य आपके यहाँ पे सही हैं। कुत्र जो है आपका जो है आएगा अव्यय के आधार पर, कयोः जो है कस्याम कयोः काशु, तो आपका कयोः जो है शब्द रूप के हिसाब से आ जाएगा, या शब्द रूप के आधार पर किम शब्द के सप्तमी विभक्ति द्विवचन का रूप जो है क्या बनता है, कयोः। साथ साथ रूप भी आप दोहराइए, कस्याम कयोः काशु, कस्याम कयोः काशु। एक बार और दोहराइए, कस्याम कयोः काशु। अब जो है आप इसी में
सप्तमी विभक्ति बहुवचन में देखेंगे स्त्रीलिंग पे कि सप्तमी विभक्ति बहुवचन में क्या प्रयोग हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ते कक्षासु सन्ति, क्या प्रयोग हुआ, ते कक्षासु सन्ति, अर्थात वे सभी कक्षाओं में हैं। वे सभी कहाँ हैं, सब कक्षाओं में हैं। तो उत्तर के साथ ही हमें प्रश्न मिल जाता है। तो अगर प्रश्न हम करेंगे हिंदी भाषा में भी तो क्या करेंगे कि वे सभी कहाँ हैं, तो वे सभी कक्षाओं में हैं। तो ते काशु सन्ति, तो ते काशु सन्ति तथा ते कुत्र सन्ति दोनों का प्रयोग होगा। कुत्र पहले भी मैंने बताया अव्यय के आधार पर हो सकता है और काशु आपके शब्द रूप के आधार पर हो सकता है। अब जो है अंतिम में आप थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे मैंने कुछ जो है अतिरिक्त अव्यय पद यहाँ पे बताए गए हैं, यानी कि जो एक पुल्लिंग के रूप है उसके अनुसार भी आपके प्रश्न बनते हैं, स्त्रीलिंग के रूपों में भी बनते हैं, और नपुंसक लिंग में मैंने बताया ही था अंतिम में कि जो है प्रथमा और द्वितीया विभक्ति भर में परिवर्तित होते हैं और बाकी सब जो है पुल्लिंग के आधार पर चलते हैं। उसी प्रकार से आपके जो है कुछ अतिरिक्त अव्यय पद भी चलते हैं जो जिनसे प्रश्न बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे संशय ज़्यादा होता है, इसलिए इनको पढ़ना अनिवार्य है। तो आप देखेंगे कि कतिपय कीदृश कदा कदापि, तो कतिपय अर्थात यह कतिपय शब्द जो है यह प्रश्न निर्माण में तीनों लिंगों में चलता है। तो जैसे कतिपय हमारा किस में चलेगा, पुल्लिंग में, और कतिपया किस में चलता है, स्त्रीलिंग में, और कतिपयम किस में चलता है आपका, नपुंसक लिंग में। उसी प्रकार से कीदृशा, कतिपया का अर्थ क्या होता है मित्रों, कितना। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे वह कितना पढ़ेगा तो सा कतिपया पठति, कितना पढ़ेगा, है ना। तो उसी प्रकार से कीदृशा, कि वह किस प्रकार पढ़ेगा। अगर मैं ऐसा प्रकार जो है व्यय है तो क्या हो करेंगे आप, पुल्लिंग का है तो वह सा कीदृशा पठति। अगर मैं कहता वह किस प्रकार पढ़ेगी तो क्या हो जाएगा कि वह सा कीदृशी पठति। इसी प्रकार से यह कीदृशा का भी प्रयोग तीनों लिंगों में चलता है। कीदृशा, कीदृशी, कीदृशम, याद रखिएगा। कतिपयः, कतिपया, कतिपयम। उसी प्रकार से कीदृशा, कीदृशी, कीदृशम, याद हो जाएगा आपको। दो ही शब्द लाइन है, बहुत सही सरल है। तो बोले कतिपयम, बोलिए, दोहराइए आप मेरे साथ, कतिपयः, कतिपया, कतिपयम। और उसी प्रकार से कीदृश का कीदृश, कीदृशी, कीदृशम, कीदृश, कीदृशी, कीदृशम। तो ये दोनों रूप आपको जो है और ये इन दोनों को आप जो है इन 6 शब्दों को याद कर लेंगे तो आपके जो है प्रश्न निर्माण यहाँ पे भी गलत नहीं होंगे। इसी प्रकार से और भी कुछ अव्यय शब्द है जिनको आप पढ़ेंगे यहाँ पे, जैसे कि कदा, कदा भी अव्यय शब्द है। और कदा का प्रयोग कब होता है, कभी अर्थ में। कहाँ पे होता है, कभी अर्थ में। और कदापि, कदापि का प्रयोग भी जो है कभी अर्थ में होता है कि वह कभी भी नहीं पढ़ सकता। इसका भी प्रयोग अगर हमें करना हो तो हम कहेंगे सा कदाचित ना पठत, वह कभी भी नहीं पढ़ सकता, सा कदाचित ना पठत। अब बोले कि कभी भी का अगर प्रयोग करना हो तो कदाचित शब्द का प्रयोग करें, और मात्र अगर कभी का प्रयोग करना हो तब आप जो है यहाँ पे कदा और कदापि का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से कुतः, कुत्र और कच्चित, अंतिम ये 3 शब्द और देखेंगे आप। कुतः का अर्थ होता है कहाँ से, और कुत्र का अर्थ होता है कहाँ। जिस प्रकार से कभी और कभी भी, उसी प्रकार से कहाँ और कहाँ से। तो कहाँ से का प्रयोग करना हो, अगर मैं कहूँ कि वह कहाँ से आएगा तो सह कुतः आगमिष्यति। अगर मैं कहूँ वह कहाँ जाएगा तो सह कुत्र गच्छति। देखिए, कहाँ से जाएगा और कहाँ जाएगा, कहाँ से आएगा और कहाँ आएगा, दोनों में अंतर है ना वाक्य में। भाई कहाँ से आएगा निश्चित स्थान पता चल गया, और कहाँ आएगा यानी वह जहाँ पहुँचने वाला होगा गंतव्य स्थान पे तो वहाँ उसका पता चल गया। उसी प्रकार से प्रश्नवाची क्या शब्द एक प्रयोग होता है, कच्चित। अब देखेंगे कुछ मैंने यहाँ पे प्रयोग भी किए हुए हैं, उनके द्वारा आप जो है अन्य प्रयोग भी बना सकते हैं। मैंने कुछ उदाहरण के तौर पर प्रयोग यहाँ पे अव्यय शब्दों के किए हुए हैं जो कि आपके यहाँ पे भाई अव्यय शब्द क्या होते हैं कि जो जिनका कभी व्यय ना हो, ना व्ययति इति अव्ययः।
अव्यय का भी एक और टॉपिक हम पढ़ेंगे आगे कि ना व्ययति इति अव्यय, ना व्ययति इति अव्यय, तो बोले जिसका कभी व्यय ना हो वही अव्यय। सह विद्यालयम गच्छति, तो क्या प्रयोग करेंगे आप मित्रों यहाँ पे, सह कुत्र गच्छति। इसी प्रकार से आप देखेंगे कुत्र गच्छति। अब जो है आगे आप देख सकते हैं कि सह श्वः आगमिष्यति, सह श्वः आगमिष्यति, तो बोले वह कल आएगा, श्वः यानी आने वाला कल, तो बोले सह श्वः आगमिष्यति, वह कल आएगा। तो यहाँ पे सह कदा आगमिष्यति, वह कब आएगा। सह श्वः आगमिष्यति, वह कल आएगा, और सह कदा आगमिष्यति, वह कब आएगा। इस प्रकार से जो है मैंने और अभी अव्यय स्वरूपी प्रश्नवाची शब्दों को भी मैंने आपको बताया, और स्त्रीलिंग के जो पंचमी से सप्तमी तक के रूप थे उन्हें भी मैंने यहाँ पे पढ़ाया। इस प्रकार से आपका जो है आपके प्रश्न निर्माण विधि संपूर्ण हुई। नमस्कार, धन्यवाद।